बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, आज हमने जो लेक्चर पढ़ना है उसमें पहला जो चैप्टर था हमारा, उसके अंदर से हमने अब की पॉइंट्स या समरी कह लें वो पढ़नी है और एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और उसके साथ हमने जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स वो करने हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक्सरसाइज करने लगे हैं और इससे अगला भी ज़ाहिर है क्योंकि एक दफ़ा में ये एक्सरसाइज सारी कवर नहीं होनी, साथ हमने समझना भी है। तो चलें शुरू करते हैं। इसको ज़रूर लाजमी पढ़िएगा, समझिएगा और ये आपने ज़ाहिर याद करने हैं, साथ साथ इनको समझना है। तो ये साथ ज़रूर इसको पढ़े। पहले तो ये की पॉइंट्स हैं, ज़रा एक दफ़ा 5 मिनट में पढ़ लेते हैं और फिर एक्सरसाइज जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर। जाहिर है कि शुरू में हमने यही बताना था कि केमिस्ट्री जो है साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं कि मैटर की कंपोजिशन, मादा किस तरह से बना हुआ है, ठीक है, चीज़ें किस तरह से बनी हुई हैं, उसको हमने पढ़ना है। चेंजेस इन मैटर, मैटर में मादे में तब्दीली कैसे आती है, एंड लॉज, और वो कवानीन हम पढ़ते हैं विच गवर्न दीज चेंजेस, जिसके अंडर ये जो चीज़ें, जो तब्दीलियां आ रही हैं वो इन लॉज के अंदर आ रही होती हैं और इन लॉज को भी हमने पढ़ना होता है। तो मादा कैसे बना हुआ है, चीज़ें हमारे इर्द गिर्द कैसे बनी हुई हैं, उनमें चेंजेस किस तरह से आती हैं और किन कवानीन के तहत आती हैं, वो हमने इसमें केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। डेफिनेशंस हम यहाँ से नहीं करेंगे, डेफिनेशंस हमने पीछे जो प्रॉपर पढ़ी हुई ना वहाँ से ही याद करनी है। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमें समझ हो, एक किस्म की रिवीजन जो है हम कर रहे होते हैं चैप्टर की। टू अंडरस्टैंड द वास्ट एंड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, कहते हैं केमिस्ट्री का चूंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और कम्प्लेक्स है, इसके अंदर पेचीदगियां हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मटीरियल चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो कहते हैं इसको समझने के लिए फिर हमने क्या किया है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस बना ली हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीन कहता है कि ये इसकी मेन ब्रांचेज हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो जाहिर है कि यहाँ से आप ये ज़हन में बिठा सकते हैं कि तीन मेन बड़ी ब्रांचेज हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिकल भी है। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे कहते हैं जी मैटर एग्जिस्ट मेनली इन 3 स्टेट्स। जाहिर है कि आमतौर पे 3 हालतों में मादा होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ये तीनों, ड्यू टू द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ज़रात हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से होता है विच दे कंटेन, जो उसके अंदर मौजूद है। कहीं वो नज़दीक हैं, कहीं वो दूर हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके लिहाज से ये अलग-अलग 3 हालतें जो हैं हमारे सामने मौजूद होती हैं। प्लाज्मा इज रिगार्डेड एज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा जाहिर है हम कहते हैं कि ये चौथी हालत होती है मादे की, विच इज़ नॉट नॉर्मली ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड। जाहिर है कि हमें अपने इर्द गिर्द वो नॉर्मली नज़र नहीं आ रही थी। मोस्ट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन दिस स्टेट। कहते हैं कि ये जो हालत है ना हमारी, अब यूनिवर्स से हम इधर से बाहर निकल जाएं, अपनी इस दुनिया से, वर्ल्ड से बाहर निकल जाएं और बाकी जो कायनात है उसको अगर आप देखें तो कहता है ज़्यादातर फिर वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर इसी स्टेट के अंदर होती हैं। क्योंकि जब एक्सट्रीम हीट होती है ना, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ जाता है, तो एटम्स जो हैं वो आयंस में तब्दील हो जाते हैं। तो आयनिक जो स्टेट होती है उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो फिर जहां हीट है, जैसे सूरज है, तो वहां पे भी प्लाज्मा है सारा। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन द इंटरमीडिएट स्टेट। अब ये पहले हमने कभी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अब हम ये पढ़ते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेट भी होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस है, तो सॉलिड और लिक्विड के इन बिटवीन वाली फेज भी है, लिक्विड और गैस के इन बिटवीन वाली फेज भी है। तो वो फेजेस जो हैं उनको भी पढ़ा जाता है और उससे बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन निकलती है और उनका बाकायदा यूज किया जाता है। सो मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन द इंटरमीडिएट स्टेट्स विच आर एट द बॉर्डर लाइन, जो बिल्कुल एंड पे होते हैं ऑफ इट्स ओन टू फिजिकल स्टेट, जो दो उसकी साथ साथ वाली हालतें होती हैं। जैसे बिटवीन लिक्विड एंड गैस, के लिक्विड और गैस के बिटवीन होते हैं, और बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, जैसे मैंने आपको बताया। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स एंड लिक्विड क्रिस्टल, ये 2 नाम आपने लाजमी याद रखने हैं। क्या है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स एंड लिक्विड क्रिस्टल्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच स्टेट। इसकी एग्जांपल जाहिर है जब इन हालतों की हमने एग्जांपल देनी होगी तो ये 2 एग्जांपलें हम देते हैं और इनका आगे सवाल भी हैं।
तो जाहिर है कि ये नाम हमें याद रखने हैं। मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट एंटिटीज। मैटर जो मादा है हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो कहता है कि 3 डिफरेंट हालतों में होते हैं। एक एलिमेंट्स, जाहिर है बुनियादी तरीन प्योर हालत वो हमने डिटेल में पढ़ा था पीछे, और फिर कंपाउंड होते हैं कि 2 एलिमेंट्स जो हैं वो मिलके या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, और वो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स ये मिलकर मिक्सचर भी बना सकते हैं, और जाहिर है कि सब की अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर हैव डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़, अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिविजुअली, एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। जाहिर है कि ये तफसील में हमने पीछे पढ़ा है। और लास्ट पे कहता है सोल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस, ये भी हमने पढ़ा था। सोल्यूशन जो है 2 चीज़ें जब मिक्स होती हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिक्स होता है, उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन में प्रॉपर वो होमोजीनियस मिक्सचर हुआ होता है, सस्पेंशन में वो होमोजीनियस नहीं होता, हेट्रो होता है, उसके बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें नज़र आते हैं, और कोलाइडल जो है वो उनके इन बिटवीन होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ वो होल्ड कर रहा होता है। आर डिफरेंट फॉर्म्स इन विच द मिक्सचर यूजुअली एग्जिस्ट। मिक्सचर की ये 3 कहता है कि हालतें हो सकती हैं। दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। अब जाहिर है कि ये तफसीलन हमने पढ़ा हुआ है, तो ये देखिए समरी का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या हमारे जहन में होना चाहिए। तो बहरहाल ये की पॉइंट्स। अब मेन काम हमने अब आगे जो पढ़ना है कि इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और इस एक्सरसाइज में हमने MCQ सबसे पहले, और आपको पता है पेपर में MCQs आते हैं, तो ये बड़े ध्यान से इनको आपने टिक्कें लगा लेनी है और इसको याद कर लेना है। नंबर 1 कहता है मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस। नियॉन साइन बेसिकली जो रात के टाइम वो जो जब वो डिब्बा सा एक बना होता है, ठीक है, इश्तिहारात होते हैं, और वो इतना मोटा कह लें और बड़ा सा होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो उसके अंदर ना गैस भरी होती है, नियॉन गैस भरी होती है, और फिर वो रात के टाइम ना उसमें जब करंट गुजारते हैं तो वो ग्लो करती है, ठीक है, वो खुशनुमा नज़र आती है, और उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है सामने जो लिखा होता है वो फिर ग्लो करता है और वो फिर नज़र आता है लोगों को, और इस तरह एडवर्टीजमेंट होती है लोगों की। तो कहते हैं उसमें जो गैस भरी जाती है वो किस हालत में होती है, वो प्लाज्मा स्टेट में होती है, क्योंकि ज़ाहिर सॉलिड लिक्विड गैस है, लेकिन गैस को हमने प्लाज्मा शक्ल में आयोनिक फॉर्म में ले आते हैं ताकि वो ग्लो करे, और ग्लो करने से वो नज़र आए। नंबर 2 है हज़ार्डियस इफेक्ट। हज़ार्डियस इफेक्ट होता है जो वो असरात जो नुकसानदेह होते हैं, ठीक है, ऑफ शॉपिंग बैग्स। ज़ाहिर है कि ये जो शॉपर वगैरह है उनका जो नुकसानदेह इफेक्ट है उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो किस ब्रांच में स्टडी होगा, वो डेफिनेटली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को डील कर रही होती है, माहौल को डील कर रही होती है। तो ये बिल्कुल सही आंसर ये डी वाला ओके है। द मैन मेड पॉलीमर। पॉलीमर जो है ना ये बेसिकली मोनोमर से बनता है। मोनोमर होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स, और छोटे मॉलिक्यूल्स एक बाकायदा तरतीब में, एक डिफरेंट तरतीब में जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको पॉलीमर कहते हैं। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, मोनो होता है एक, ठीक है, तो मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं, और ये कुदरती तौर पर भी चीज़ें मौजूद होती हैं, और ये हमने साइंसदानों ने भी हमने बनाई हुई हैं, ठीक है। तो मैन मेड पॉलीमर्स जो हैं उसकी एग्जाम्पल हमने देनी है। अब ये जो स्टार्च है, चीनी कुदरती तौर पे बनी हुई है, प्रोटीन कुदरती तौर पे बनी हुई है, सेलुलोज, तो ये तीनों चीज़ें जो है ना, सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च, ये नेचुरल मेड है, कुदरत की तौर से बनी हुई है। तो ये जो पॉलीस्टायरीन है ना, ये इंसान ने बनाया हुआ है, तो ये हम निशान कहेंगे कि ये भाई ये इंसान का बना हुआ है पॉलीमर, तो ये हमने कर लेना है। आगे नंबर 4, द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म हमने कहा था ना कि एटम्स वही होते हैं, लेकिन उनकी जो मिल के बैठने की या उनकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट तरह से होती है। किस तरह की शक्ल में वो बैठे हुए हैं आपस में, वो फिर डिफरेंट होते हैं, तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। वो हमने पीछे पढ़ा था, कार्बन के भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, दूसरी भी इसी तरह से। तो कहता है कि ये जो सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म है वो बताएं, तो वो कौन सी है, रोम्बिक, क्योंकि ये जो ब्रास, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है उसका है कार्बन की है, ब्रास और ब्रोंज जो है ये एलिमेंट है, ठीक है, तो वो उस तरह से यूज़ होते हैं, बाकी कंपाउंड या एलिमेंट कह लें, ठीक है, लेकिन ये जो रोम्बिक है ये सल्फर का है, तो ये आपने इसको याद कर लेना है। विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल हमने कहा था कि इसके जो ज़र्रात होते हैं वो नज़र नहीं आते, हेट्रोजीनियस के नज़र आते हैं सस्पेंशन के अंदर, सस्पेंशन में नज़र आते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आते।
लेकिन ये फिर वो सोल्यूशन भी उस तरह से नहीं होता, तो ये इन बिटवीन होता है। तो ये कहते हैं मिल्क जो है ना, ये प्रॉपर एग्जांपल है इसकी। विनेगर सोल्यूशन ये बाकी चीज़ें नहीं है। मिल्क जो है ये हमने उस टाइम भी पढ़ा था जब कोलाइडल पढ़ा था, तो उसके एग्जाम्पल्स में ये पढ़ा था, मिल्क भी इसमें आता है कोलाइडल में। ओके, नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस जाहिर है वही होगा कि जिसमें सही तरह से वो मिक्स नहीं हुआ हुआ। अब जैसे कंक्रीट है ना, अब कंक्रीट जब आप मिक्स करेंगे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, सीमेंट है, बजरी है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट होमोजीनियस आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, इंसान है तो वो कितना कर पाएंगे, तो होमोजीनियस नहीं बनता वो। ठीक है, हॉट चॉकलेट है, अच्छी तरह से हिलाएं, थोड़ा बहुत फिर भी रह जाता है, लेकिन ज़्यादातर हो ही जाता है वो होमोजीनियस। पोटाशियम नाइट्रेट को पानी में हल करें वो भी हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी हो जाता है। तो कंक्रीट मिक्सचर जो है ये हम कहेंगे कि ये हेट्रोजीनियस होता है। नंबर 7, अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड के इन बिटवीन, और साथ क्रिस्टलाइन भी कह रहा है, तो वहीं से देखें नाम नजर आ गया लिक्विड क्रिस्टल। ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के इन बिटवीन होते हैं, तो ये हमें इसको याद रख लेना है। नंबर 8 है व्हेन द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ के छोटे छोटे ज़र्रात जो हैं आर डिस्पर्स्ड, उनको फैला दिया जाता है थ्रू अ मीडियम, किसी चीज़ के थ्रू। जैसे ये पोलन ग्रेन्स होते हैं तो पानी के अंदर हल होकर तो वो आगे कहीं और चले जाते हैं, तो इस तरह का कोई काम, तो उसको जब डिस्पर्स करना हो तो वो किस तरह से होगा। ट्रू सोल्यूशन तो होमोजीनियस होता है, सस्पेंशन तो बिल्कुल वो सारे नज़र आएंगे। अब सस्पेंशन अगर हो तो कहीं से उसको फिल्टर होकर जाना हो तो वो तो वहीं रुक जाएंगे सारे, तो सस्पेंशन के थ्रू भी नहीं होगा, कोलाइडल से होगा, क्योंकि कोलाइडल जो है एग्जैक्ट ट्रू सोल्यूशन भी नहीं होता, लेकिन वो नज़र भी नहीं आते और वो निकल जाते हैं फिल्टर पेपर से। तो इसलिए कोलाइडल जो है ये बेहतर होता है, जिसकी वजह से चीज़ों को हम डिस्पर्स कर पाते हैं, फैला पाते हैं। तो ये 8 वाला भी हमारा हो गया। आगे 9 वाला जो है अ सोल्यूशन ऑफ KClO3, के जो है पोटाशियम है और पोटाशियम क्लोरेट इसको हम पढ़ते हैं, ये मैंने ऊपर लिख भी लिया था। अ सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट हैज़ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अबाउट 13.2 ग्राम्स पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 40 डिग्री सेंट। ये उसकी सॉल्युबिलिटी बता रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 100 ग्राम हमने वो सल्यूट लिया हो तो उसमें ये जो KCl है 13.2 ग्राम हल हो जाता है। बेसिक सी इंफॉर्मेशन उसने हमें दी हुई है। हाउ, अब ये असल बात, हाउ इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी अफेक्टेड। अब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, हल होने की जो एक ताकत है उसकी, वो कैसे इफेक्ट होगी इफ़ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप दर्जा हरारत कम कर दें, 40 डिग्री से 20 पे चले जाएं, 0 पे चले जाएं, ठंडा कर दें, तो उससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। असल में ये ज़्यादातर 80-90% चीज़ों के लिए यही रूल है कि टेम्परेचर कम होने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। चंद चीज़ें हैं जिनकी नहीं होती, तो ये ज़ाहिर है कि ये जनरल में ही आता है पोटाशियम क्लोरेट जो है, तो इसलिए इसकी भी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के कम होने से डिक्रीज होनी है। बी वाला आंसर हम सही करेंगे। और लास्ट वाला है यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये थोड़ा वो क्या कहते हैं कि इसमें 2-3 आंसर हो सकते हैं। पहले वो कह रहा है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ये होती है कि पानी के साथ उसका रिएक्शन करवाया जा रहा होता है और उससे उसके जो कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है, इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, अब जाहिर है इसमें कहता है 2 हो सकती हैं। एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का काम हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुतल्लिक जो भी प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। लेकिन अब एक और काम ये हो सकता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, साथ आगे उसने बताया स्टार्च है। अब स्टार्च जो होता है वो लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, बायोलॉजिकल चीज़ों के अंदर होता है, तो वो हम इसको फिर बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर आंसर, अब ये दोनों आंसर हो सकते हैं, इवन के किसी हद तक जो है एनालिटिकल भी कहा जा सकता है, लेकिन सबसे जो बेहतर आंसर फिर होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री। तो अब देखिएगा आपको कौन सा आंसर निशान लगवाया जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बेहतर आंसर बायोकेमिस्ट्री है। मैंने चेक भी किया है, 2-4 जगहों से देखा भी है, चैट जीटीपी से भी देखा है, वो तो ज़्यादा यही कह रहे हैं कि ज़्यादा आंसर बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे एमसीक्यूज़। समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि समझ के करेंगे ना, एमसीक्यूज़ कहीं और से भी आ जाएं तो आपको समझ होगी तो आप कर सकेंगे।
ठीक है, अब आगे ये जो शार्ट क्वेश्चंस हैं ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये मैंने ज़ाहिर है इनके आंसर्स बना के तो वर्ड की एक फ़ाइल के अंदर रखे हैं, वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ओके जी, तो ये आपके सामने चैप्टर नंबर 1 उसके शार्ट क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जी, वाई इज़ देयर अ नीड, क्यों ज़रूरत पेश आई टू डिवाइड केमिस्ट्री, के केमिस्ट्री को तोड़ा जाए, पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाए इनटू मैनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस में। और कहता है 3 रीजंस बता दें। रीजंस आ रहे बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये 3 रीजंस मैंने लिखे हैं। बिकॉज नंबर 1 क्या है, इट मेक्स ईजी टू स्टडी कम्प्लेक्स फिनोमिना, क्योंकि केमिस्ट्री हमारी जो है वो बहुत वैरायटी है, उसमें बड़े कम्प्लेक्स फिनोमिना हैं, कम्प्लेक्स काम हैं, तो उनको समझने के लिए छोटी छोटी ब्रांचेस जो है बनानी ज़रूरी थी। नंबर 2, डिफरेंट ब्रांचेस क्या करेंगी, एड्रेस करेंगी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, हमारी रियल वर्ल्ड दुनिया के जो मसाइल हैं उनको हल करना है, तो उसके लिए फिर हम अगेन वो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हल करने के लिए हमने डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो एनवायरमेंटल अलहदा से है, ऑर्गेनिक अलहदा से है, बायोकेमिस्ट्री अलहदा से है, एंड सो ऑन, तो ये सारी चीज़ें डील करती हैं। और नंबर 3, स्पेशलाइज्ड स्टडी। अब ज़ाहिर है ब्रांचेस जब बना ली हैं तो ब्रांचेस स्पेशलाइज्ड हैं, बायोकेमिस्ट्री में बायो वाले काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक काम करने हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये स्पेशलाइज्ड स्टडी हो जाती है जब ब्रांचेस बनाई जाती हैं, तो वो क्या करेगा, मेक्स इट पॉसिबल, और इससे मुमकिन क्या होगा, टू मेक न्यू इनोवेशंस, नई नई चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं, मेडिसिन्स बनती हैं, बाकी चीज़ें, तो न्यू इनोवेशंस की जा सकती हैं। तो ये 3 स्टेप्स आपने याद करने हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, रिएक्शंस में टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब देखें ना, एटम जो होता है, एटम का दो पार्ट्स होते हैं ना, एक उसमें न्यूक्लियस है जो मेन पार्ट है उसका, और एक उसका बाहर वाला हिस्सा जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो कहता है ये जो रिएक्शंस हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं, बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी वजह से, और जो न्यूक्लियस बना हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, उन न्यूक्लियस के अंदर भी रिएक्शंस होते हैं। तो कहता है ये जो दोनों रिएक्शंस हैं वो किस ब्रांच में आएंगे, ये हमें बताना है। सो देखें, हम ज़ाहिर लिखेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस आर कवर्ड अंडर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब ज़्यादा अच्छा आंसर यही है, लेकिन बाज़ जगहों पे लिखा होगा फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन फिजिकल ज़्यादा बेहतर नहीं है, जैसे पीछे हमने ऑर्गेनिक और बायो को पढ़ा था। ज़्यादा कंसाइज आपने आंसर देना है तो वो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही बनता है। वाइल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द न्यूक्लियस आर स्टडीड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियस के अंदर है तो वो तो हमने एक अलग से बनाई हुई है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो फिर वो न्यूक्लियस को ही डील करेगी। तो वो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो न्यूक्लियस के लिए। तो ये इस तरह से रिएक्शंस हो जाएंगे। नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसको आपने देखना है कि उसमें हम क्या करते हैं। अब उसमें देखें, हमने यही करना होता है कि हमारे पास जो मैटर है उसकी कंपोजिशन कैसे है, वो किस तरह से बना हुआ है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एंड सो ऑन, इस तरह का काम है। तो देखें 3 पॉइंट्स हमने लिखे हैं। आइडेंटिफाइंग अननोन सब्सटेंसेस, कोई मटेरियल आ गया ना हमारे पास, तो हम वो बैठे में लेबॉर्ट्री में, तो हमें कहा जाता है देखें इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो उसमें हम बताएंगे इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन है, इसमें कोई अननोन कोई और चीज़ आ गई है। तो अननोन सब्सटेंसेस को देखना है तो हम इसके ज़रिए करते हैं। डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, कि उसमें किस क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है, कंपोजिशन कितनी कितनी है। और मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड्स इन द मिक्सचर, और मिक्सचर के अंदर कौन सा कंपाउंड कितना है, नमक कितना डाला है, चीनी कितनी डाली है पानी के अंदर। तो मिक्सचर के अंदर जो है कंपाउंड्स की जो कंसंट्रेशन है वो भी हम कर सकते हैं। अगेन ये चंद चीज़ें हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, कुछ 3 इनफ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब ये जो दोनों है ना, ग्रेफाइट और ग्रेफीन, ये दोनों कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। ये आपने पहले तो नाम याद रख लेने हैं, किसकी हैं, कार्बन की। अब दोनों की प्रॉपर्टीज ज़ाहिर डिफरेंट हैं, तो यही वो बताने लगा है कि दोनों हैं तो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेयर्स की शक्ल में बने हुए हैं, लेकिन कहता है कि इनमें डिफरेंस फिर भी बताएं कि क्या है। तो अब हमें डिफरेंस बताना है। सो कहता है दोनों की हेक्सागोनल होती है, बट लेकिन फ़र्क क्या है, ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स। ग्रेफाइट में मल्टीपल्स होती हैं, एक लेयर नीचे है एक ऊपर है, जैसे पेपर शीट्स होती हैं,
कागज़, एक कागज़, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कहता है ऐसे मल्टीपल शीट्स होती हैं हेक्सागोनल कार्बन एटम्स की, हेल्ड टुगेदर। अब वो जो शीट्स हैं उनकी आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वांडरवाल की फोर्सेस होती हैं, ये काफ़ी वीक होती हैं। तो ये अगेन आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वांडरवाल फोर्सेस जिनको हम कहते हैं। और थोड़ा एक और पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि ये जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है, ठीक है। अब ग्रेफीन जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये सिंगल लेयर है, एक कागज़ की शीट की तरह बस सिंगल लेयर जाती जा रही है, पतली सी, ठीक है। तो सिंगल लेयर होती है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, वहाँ पे मल्टीपल है, एक लेयर, उसके एक और लेयर, एक और लेयर, लेकिन ये एक सिंगल लेयर है ग्रेफीन की। ऑफरिंग अब क्या करती है, सुपीरियर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी इसमें हो सकती है, नहीं इसमें से करंट को गुजारा जा सकता है। सो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल नोन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक दुनिया के अंदर जितने भी मटेरियल है उन सब में से ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे ये ताकतवर है, स्टील से भी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। ये हमने पढ़ा था ना कि वो इंटरमीडिएट जो स्टेट होती हैं, तो वो क्रिस्टलाइन एक फॉर्म थी और एक ये सुपर क्रिटिकल था। तो इसके देखें उसने इंपॉर्टेंस या उसके जो यूजेस हैं वो पूछ लिए हैं कि ये क्यों अहम है। तो कहता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर यूनिक प्रॉपर्टीज। उसकी खास प्रॉपर्टीज हैं, कंबाइनिंग गैस लाइक डिफ्यूजिबिलिटी। अब देखें ना, गैस और लिक्विड के इन बिटवीन है ना, तो गैस वाली भी प्रॉपर्टीज होंगी, लिक्विड वाली भी प्रॉपर्टीज होंगी। तो गैस की तरह ये डिफ्यूज हो सकता है, एक बर्तन में, किसी चीज़ में, जैसे वो बारे में भरा हुआ है तो उसके सुराहों से हल्की हल्की निकलता जाना, इसको डिफ्यूज़ होना कहते हैं। तो कहते हैं गैस की तरह ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं। एंड लिक्विड लाइक सॉल्वेंसी, और पानी जैसे लिक्विड होता है तो लिक्विड की तरह ये हल कर सकता है या हो सकता है। मेकिंग देम एफिशिएंट, इससे ये बड़ा पुरअसर चीज़ हो जाती है। इको फ्रेंडली सॉल्वेंट, इको फ्रेंडली का एनवायरनमेंट के लिए बड़ा ये मौसर अच्छी चीज़ हो जाती है। दे आर वाइडली यूज्ड इन एक्सट्रैक्शंस, चीज़ों को निकालना, उसके लिए एक्सट्रैक्शंस के लिए जो है कहता है वाइडली यूज़ किया जाता है। मटेरियल प्रोसेसिंग, मटेरियल्स को प्रोसेस करना, बेहतर बनाना। एंड ग्रीन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन सन। अब सूरज के अंदर जो मादा है वो किस हालत में होता है, तो वो हमने पहले पढ़ा कि ये प्लाज्मा की शक्ल में है। तो ये बस आपने याद कर लेना है, मैटर एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट इन द सन ड्यू टू एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर चूँकि बहुत ज़्यादा होता है तो इसी वजह से उसके जो आइटम है, मादा है, वो आयन्स में तब्दील हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाती है, तो इस वजह से वो प्लाज्मा। नंबर 7, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेफीन। ग्रेफीन को दोबारा डिटेल में लिखना है, तो हम कह रहे हैं इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नोन मटेरियल येट एक्सट्रीमली लाइट वेट। स्ट्रॉन्गेस्ट है लेकिन लाइट वेट भी बहुत ज़्यादा है, वजन है ही नहीं है, बहुत कम वजन है। इट हैज़ एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, करंट और हीट जो है इसमें से बड़े इजीली गुजर सकती है। मेकिंग इट वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। ये जो बोर्ड्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ये कंप्यूटरों के अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, बाकी चीज़ों के अंदर चिप बोर्ड्स लगे होते हैं, तो उन बोर्ड्स को बनाने में, एनर्जी स्टोरेज में, एनर्जी को स्टोर करने में। और नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी होती है मटेरियल को बहुत लोएस्ट छोटे से छोटे पॉइंट पे जाके उसको चेंज करना। तो ये भी बड़ा एक बहुत बड़ी एक फील्ड है नैनो टेक्नोलॉजी की। तो ये हम उसके फ़ायदे बता सकते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू। इस दुनिया में जितना मादा है वो ज़्यादातर किस हालत में है। तो हमने पढ़ा तो ज़्यादातर जो हालत है वो सॉलिड है। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो मोस्टली सॉलिड है, गैस कम है और लिक्विड भी कम है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, मोस्ट मटेरियल थिंग्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू द सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड हालत में है। एज सॉलिड्स आर द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, क्योंकि ये सबसे स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, ज़्यादा देर तक वो रह सकती है, टेम्परेचर को वो फील कर सकती है ऑफ मैटर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो ये जी यहाँ तक ठीक हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चंस याद करें, लिखें, इनको तैयार कर लें, एमसीक्यूज रेडी कर लें। अब अगले में हम इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो भी इंशाल्लाह बनाते हैं और उनको हम स्टडी करते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।